नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले यहाँ पे क्लास 12th बायोलॉजी का जो हमारे यहाँ पे लेसन नंबर आपके 11वां चल रहा था। इस लेसन नंबर 11वें का यहाँ पे पार्ट नंबर आज रहेगा आपके सेकेंड नंबर पार्ट। कौन सा पार्ट रहेगा यहाँ पे? सेकेंड पार्ट। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ने वाले आपके सेकेंड पार्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेकेंड पार्ट। देखो, इससे पहले हमने यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। अभी तक आपने उस फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो पहले उस फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर का जो बेसिक पॉइंट था वो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट कर लिया। अब ये आपका यहाँ पे सेकंड पार्ट लेसन नंबर 11वें का। अब देखो, पहले हमने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में एक बार वापस देख लेते हैं। नॉर्मली सबसे पहले हमने देखा था पादपों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण होगा, उस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पादपों के अंदर खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है। इसके बाद में हमने बात की थी यहाँ पे कि जो कार्बनिक पदार्थ बनते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, वो क्या होते हैं? उनके अंदर संचित हो जाते हैं। किसके रूप में? ऊर्जा के रूप में। ठीक है, और उन कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से क्या होगी? उनको ऊर्जा मिलेगी। जो भी सजीव है उनको क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। फिर हमने बात की थी यहाँ पे कि श्वसन की प्रक्रिया के अंदर होगा क्या। तो मेनली आपके श्वसन की प्रक्रिया दो होती है, एक तो वायवीय श्वसन होता है और एक कौन सा होता है? अवायवीय श्वसन होता है। फर्स्ट पार्ट कर लिया था। ठीक है, इससे पहले हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कर लिया था। एक बार आप देख सकते हो यहाँ पे, कल या फिर कल तो नहीं किया था, इससे 2 दिन पहले हमने यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था। फिर देखो, वायवीय श्वसन के अंदर क्या होता है कि जो ग्लूकोज बनता है पादपों के अंदर, जो कार्बनिक पदार्थ बनता है, उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या बनता है? एक तो CO2 बनता है, इसके अलावा यहाँ पे H2O बनता है, और यहाँ पे जो एनर्जी बनती है वो आपकी 686 किलो कैलोरी एनर्जी का निर्माण होता है। मतलब वायवीय श्वसन के अंदर या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसलिए यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण क्या होता है? ज़्यादा। लेकिन अवायवीय श्वसन के अंदर इस ग्लूकोज का या फिर कार्बनिक पदार्थ का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि अवायवीय श्वसन के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं रहती है। इस कारण यहाँ पे ऊर्जा कम बनती है, और वो ऊर्जा कितनी बनती है? यहाँ पे 56 किलो कैलोरी बनती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर अवायवीय श्वसन होता है तो आपके उत्पाद के रूप में क्या क्या बनता है? तो एक तो बनता है यहाँ पे एथेनॉल, और साथ में क्या बनती है? यहाँ पे CO2 बनती है। ठीक है, इसके बाद में हमने बात की थी यहाँ पे श्वसन के प्रकार के बारे में। नॉर्मली मैंने श्वसन के प्रकार के बारे में बता दिया आपको एकदम डिटेल के साथ में। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कि ग्लूकोज है मेनली हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी का जो सोर्स होता है मुख्य रूप से, ठीक है, वो कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है। वो कौन होता है यहाँ पे? ग्लूकोज। थैंक यू जगदीश प्रसाद। ठीक है, तो मेन आपके एनर्जी का सोर्स क्या होता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज ध्यान में रखना, सबसे पहले कन्वर्ट होता है यहाँ पे पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? सबसे पहले पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट होता है। तो ग्लूकोज से जब पायरुविक अम्ल बनता है तो ये प्रक्रिया कहलाती है आपके ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहलाती है यहाँ पे? ग्लाइकोलाइसिस। और ये सारी प्रोसेस होगी कहाँ पे कंप्लीट? तो ये प्रोसेस ध्यान में रखना आपके कोशिका द्रव्य के अंदर होगी। जिस प्रकार ये एक सेल है, जिस प्रकार एक सेल है, हमारे शरीर की प्रत्येक सेल्स के अंदर ध्यान में रखना एनर्जी का फॉर्मेशन होगा प्रत्येक कोशिकाओं के पास में। तो ये जिस प्रकार हमारी सेल है, सेल के अंदर क्या भरा हुआ रहता है? कोशिका द्रव्य, जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म। जिसे हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। इसके अलावा कोशिका के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है मुख्य रूप से। इसके अंदर क्या होता है? यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म के अंदर मतलब कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होगा? ग्लूकोज कन्वर्ट होगा, आपके पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट होगा। ये प्रोसेस ध्यान में रखना। यहाँ पे ना तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी, ना ही आपके ऑक्सीजन के बिना भी ये हो सकती है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन रहेगी तो भी ये प्रोसेस चलेगी, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो भी ये चलेगी। रूट रेस्पिरेशन नहीं करती भाई। हाँ, रूट रेस्पिरेशन बिल्कुल करेगी। रेस्पिरेशन की प्रोसेस हर एक कोशिकाओं के पास में होगी, ये ध्यान में रखना। ठीक है, लेकिन फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपके रूट नहीं कर पाएगी। अब देखो यहाँ पे अवायवीय या फिर आपकी वायु, मतलब वायवीय श्वसन हो या फिर अवायवीय, एरोबिक या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, उसमें आपके ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया मेनली चलेगी दोनों के अंदर। और ये प्रक्रिया कहाँ पे होगी? आपकी कोशिका द्रव्य के अंदर। अब ध्यान रखना यहाँ पे कि जब पायरुविक अम्ल को ऑक्सीजन मिल जाती है तो मैंने कंडीशन बताई थी, उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे वायवीय श्वसन। और यहाँ पे पायरुविक अम्ल को जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये सबसे पहले बनाता है आपका लिंक रिएक्शन के द्वारा एसिटाइल को एंजाइम A, और ये प्रोसेस कहाँ पे चलेगी? आपकी इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलेगी। इसके अंदर चलेगी, आपके इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलेगी। क्लियर है बात यहाँ पे? फिर ध्यान में रखना, जो एसिटाइल को एंजाइम A है, ये निर्माण करेगा आपके CO2 और H2O, और साथ में 686 किलो कैलोरी एनर्जी बनाएगा। तो ये प्रोसेस कहलाएगी यहाँ पे क्रेब्स चक्र। ये क्या कहलाएगी? क्रेब्स चक्र। तो ये तो प्रोसेस हो रही थी आपके वायवीय श्वसन की। ठीक है,
और अवायवीय श्वसन के अंदर मतलब अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित हो जाए तो आपकी एथेनॉल का निर्माण होगा, CO2 बनेगी और ऊर्जा का निर्माण क्या होगा, कम। ये प्रोसेस चलेगी आपकी कोशिका द्रव्य के अंदर, जबकि ये इतनी प्रोसेस आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो प्रोसेस है ये प्रोसेस चलेगी आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर चलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये तो बात थी आपके पहले की, ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर जो हमने पढ़ा था उसका मैंने एकदम शॉर्ट में वापस सिंपल रूप से बता दिया। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में अब पढ़ना है आपको यहाँ पे वायवीय श्वसन के बारे में। किसके बारे में, वायवीय, कि ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण कैसे होगा, पायरुविक अम्ल से एसिटाइल CoA का निर्माण कैसे होगा, और एसिटाइल CoA से आपके क्रेब्स चक्र के द्वारा CO2 H2 और आपकी ऊर्जा किस प्रकार से मुक्त होगी वो हमें यहाँ पे प्रोसेस पढ़नी होगी। इस प्रोसेस को पढ़ने से पहले हमने देखा था यहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा क्या रहती है, संग्रहित रहती है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस। तो क्यों कहते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की हमें क्या पढ़नी पड़ेगी, सबसे पहले स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे आपके माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में। इसकी संरचना पढ़ेंगे यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। तो अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में बनाना स्टार्ट करो। यहाँ पे एकदम सिंपल आपको ध्यान में रखना है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसे बनानी है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ध्यान में रखना 2 लेयर्स होती है, ठीक है, मतलब डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये एक प्रकार की। फिर इसके अंदर यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है तो इस प्रकार की यहाँ पे क्रिस्टी बना देते हैं। हर एक भाग का नाम ध्यान में रखना। अभी हम भाग की बात भी करेंगे, इसके अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। ये हो गई आपकी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो सबसे बाहर वाली जो आपके लेयर है ये कहलाती है आपके आउटर लेयर। ये कौन सी कहलाती है, आपके आउटर लेयर कहलाती है। इसके बाद जो अंदर वाली लेयर है इसको कहते हैं हम यहाँ पे इनर लेयर। इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे इनर लेयर कहा जाता है, ठीक है। और बीच में जो खाली जगह है इन दोनों के बीच में इसे कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या कहा जाता है इसको, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट बात यहाँ पे कि ये जो अंगुली समान जो मैंने उभार बनाए ये, ठीक है, ये जो मैंने उभार बनाए यहाँ पे आप देख रहे हो, इन उभारों को कहा जाता है यहाँ पे क्रिस्टी। इनको क्या कहा जाता है, यहाँ पे क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं इनको, क्रिस्टी। ये क्रिस्टी बनते हैं आपके इनर मेम्ब्रेन के अंतर्वलन के द्वारा किसका निर्माण होगा, क्रिस्टी का। अब ध्यान में रखना इस एक क्रिस्टी की जो संरचना है मैं संरचना यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। एक क्रिस्टी की संरचना, एक क्रिस्टी की संरचना आपके इस प्रकार से होगी भैया। एक क्रिस्टी की संरचना देखो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको अलग से, इस प्रकार से। इसके ऊपर यहाँ पे इस प्रकार से कण लगे होते हैं, ठीक है, अनेक सारे कण लगे होते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे एक क्रिस्टी की आपको संरचना समझा रहा हूँ किस प्रकार से होगी। तो ये जो आगे वाला लट्टू नुमा जो भाग है ये कहलाता है इसका F1 भाग। कौन सा कहलाता है, F1। और ये भाग कहलाता है आपके F नोड। क्या कहलाता है यहाँ पे, F नोड कहलाता है, ठीक है। तो क्रिस्टी की सतह पर अनेक सारे कण पाए जाते हैं जिसका एक भाग क्या कहलाता है यहाँ पे F1 और एक भाग कौन सा हो जाएगा यहाँ पे F नोड हो जाएगा। इन कणों को कहा जाता है यहाँ पे प्रारंभिक कण या फिर ऑक्सीसोम। इनको क्या कहा जाता है यहाँ पे, प्रारंभिक कण कहा जाता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीसोम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, ऑक्सीसोम कह सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे। फिर देखो नेक्स्ट बात हमारे सामने, देखो अंदर की ओर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी आपके लिक्विड भरा हुआ होगा उससे हम क्या कहेंगे यहाँ पे, मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम यहाँ पे, मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सारी जो एनर्जी है वो एनर्जी एटीपी के रूप में क्या रहेगी, संग्रहित रहेगी, ठीक है। जो एटीपी का फॉर्मेशन होगा मुख्य रूप से वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। इसलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, यहाँ पे ध्यान में रखना, आपकी शक्ति गृह, ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा का शक्ति गृह कहा जाता है, ऊर्जा का शक्ति गृह कहा जाता है। और इसके अलावा जो एटीपी है इस एटीपी को ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। एटीपी को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ऊर्जा मुद्रा, ठीक है, क्योंकि रुपए के रूप में इसका क्या होता है हमारे शरीर के अंदर यूज होता है, इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं यहाँ पे, ऊर्जा मुद्रा कह सकते हैं। ये तो ही नॉर्मली आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे चैप्टर के अंदर सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर या फिर वायवीय श्वसन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे, वायवीय श्वसन के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वायवीय श्वसन को। वायवीय श्वसन, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो वायवीय श्वसन के अंदर पहली बात तो होगा क्या, मैं एकदम आपको यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट पहले बता देता हूँ। वायवीय श्वसन के अंदर या फिर इस वायवीय श्वसन को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, ऑक्सीश्वसन कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, ऑक्सीश्वसन भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीश्वसन कह दो या फिर वायवीय श्वसन कह दो। सबसे पहले वायवीय श्वसन के अंदर ध्यान में रखना
कि जो क्रियाधार होगा, मतलब श्वसन का जो मुख्य रूप से क्रियाधार होगा, वो क्रियाधार होगा आपके कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले इसमें आपके जो श्वसन का क्रियाधार होगा, वो क्रियाधार कौन होगा यहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का मुख्य रूप से सोर्स होगा। अगर मानो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट अनुपस्थित हो जाए, तो कार्बोहाइड्रेट, अगर ध्यान में रखना, कार्बोहाइड्रेट अनुपस्थित हो जाए तो उसके बाद में काम आएगी आपके वसा। कौन काम आएगी? वसा। हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट अगर खत्म हो जाए तो उसके बाद में एनर्जी का सोर्स कौन बचेगा? वसा। और वसा के बाद में जो सोर्स रहेगा वो कौन रहेगा? यहाँ पे प्रोटीन। कौन रहेगा? वो आपकी प्रोटीन। तो ये मुख्य रूप से ध्यान में रखना कि कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में श्वसन का जो मुख्य क्रियाधार होगा वो कौन सा होगा? वसा। और वसा के बाद में कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे प्रोटीन हो जाएगा। फिर देखो हम बात करते हैं यहाँ पे कि वायवीय श्वसन के अंदर कौन कौन से स्टेप चलेंगे, मुख्य रूप से कौन कौन सी प्रक्रिया चलेगी। तो वायवीय श्वसन के अंदर सबसे पहले आपकी प्रोसेस होगी यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया। सबसे पहले आपकी प्रोसेस होगी इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होगी। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होगी। ये लो सर, आपकी यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस करवाएंगे। ग्लाइकोलाइसिस के बाद में क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस के बाद में ध्यान में रखना लिंक रिएक्शन चलेगी। कौन सी रिएक्शन चलेगी यहाँ पे? लिंक रिएक्शन, या फिर इसे कह सकते हैं यहाँ पे योजक अभिक्रिया। क्या कह सकते हैं इसको? योजक अभिक्रिया। ठीक है, योजक अभिक्रिया के बाद में जो थर्ड नंबर स्टेप रहेगा आपका इसका, वो रहेगा यहाँ पे ध्यान में रखना क्रेब्स चक्र। कौन सा चलेगा? आपके क्रेब्स चक्र चलेगा। यह प्रश्न O2 की उपस्थिति में होता है। ये श्वसन बिल्कुल O2 की उपस्थिति में वायु श्वसन, इसीलिए तो इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है, क्रेब्स चक्र। और क्रेब्स चक्र के बाद में फोर्थ नंबर हो जाएगा हमारे यहाँ पे ETS। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ETS। ठीक है, ETS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये हमारे सामने 4 प्रोसेस के द्वारा लास्ट में ETS के द्वारा हमें एनर्जी प्राप्त हो जाएगी, ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। किसके द्वारा? ETS के द्वारा। ठीक है, तो वायवीय श्वसन के अंदर ये 4 स्टेप चलेंगे। पहली बात तो ध्यान रखना। अब मैं सबसे पहले एक एक स्टेप को यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ कि फर्स्ट नंबर स्टेप के अंदर क्या होगा। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर स्टेप है वो कौन सा? यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ये लो आपके ग्लाइकोलाइसिस। देखो मैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में यहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ, कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ, उसके बाद में हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहले एक प्रकार के यहाँ पे ग्रीक शब्द है। ठीक है, कैसा शब्द है? यहाँ पे ग्रीक शब्द है। ठीक है, अगर इसको 2 वर्डों के अंदर तोड़े, यहाँ पे इस ग्लाइकोलाइसिस को 2 वर्डों के अंदर तोड़े तो एक वर्ड बनेगा हमारे पास यहाँ पे ग्लाइकोज। क्या बनेगा? एक हमारे पास यहाँ पे ग्लाइकोज, और एक बनेगा यहाँ पे लाइसिस। क्या बनेगा? एक आपके लाइसिस। तो ग्लाइकोज का मतलब होगा यहाँ पे शर्करा। ग्लाइकोज का मतलब क्या होगा? यहाँ पे शर्करा। और लाइसिस का मतलब होगा यहाँ पे टूटना। लाइसिस का मतलब टूटना। तो शर्करा का टूटना, वो स्टेप क्या कहलाएगा? यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस कहलाएगा। क्या स्टेप कहलाएगा? यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस कहलाएगा। फिर नेक्स्ट बात ध्यान में रखनी है कि ग्लाइकोलाइसिस है ये पूरे आपकी कंप्लीट 10 चरणों में कंप्लीट होगा। मतलब आपके टोटल इसमें स्टेप्स कितने होंगे? यहाँ पे 10 स्टेप्स में आपके क्या हो जाएगा? यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात ध्यान में रखनी है कि जो ग्लाइकोलाइसिस की मेन प्रोसेस है ये चलेगी कहाँ पे? तो ये चलेगी कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य में। कहाँ पे चलेगी? कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य में चलेगी। एक बार सारी बातें क्लियर दिखाई दे रही है, एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है आपको वीडियो, तो एक बार कमेंट्स कर दे भाई। एक बार प्रॉपर दिखाई दे रहा है क्लियर तो एक बार कमेंट्स कर दे। क्वालिटी आपको 360 पे रखो, एकदम परफेक्ट दिखाई देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कमेंट्स कर दो एक बार क्लियर दिखाई दे रहा है तो। कोशिका द्रव्य के अंदर होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया मेनली चलेगी कहाँ पे? आपकी कोशिका द्रव्य के अंदर चलेगी। फिर नेक्स्ट बात ध्यान में रखना कि आपके जो ग्लाइकोलाइसिस है, इस ग्लाइकोलाइसिस को EMP पथ भी कहा जाता है। कौन सा पथ कहा जाता है इसको? यहाँ पे EMP पथ कहा जाता है। अब ये EMP पथ क्यों कहा जाता है? तो E का मतलब होगा एमडन। ये अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम है। ठीक है,
ई का मतलब हो जाएगा यहाँ पे ध्यान रखना एम्डन, ई का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे एम्डन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके एम का मतलब हो जाएगा यहाँ पे ध्यान रखना मेयरहोफ, एम का मतलब क्या हो जाएगा मेयरहोफ, और पी का मतलब हो जाएगा पार्नस, क्या इस पी का मतलब क्या हो जाएगा पार्नस हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से ध्यान में रखना आपके 3 वैज्ञानिक है, ये मुख्य रूप से आपके क्या है यहाँ पे 3 वैज्ञानिक, इन तीनों वैज्ञानिकों ने आपके ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया की खोज की, इसीलिए इसके क्या कहते हैं यहाँ पे ईएमपी पद भी कहा जाता है। सबके वैज्ञानिक नामों का पहला यहाँ पे वर्ड ले लिया गया ई, एम और पी, तो इसलिए इसे हम यहाँ पे ईएमपी पद भी कह सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी। फिर हमारे सामने यहाँ पे मेन आपके जो बात आती है ग्लाइकोलाइसिस की, कि इसकी ग्लाइकोलाइसिस की मेन आपकी डेफिनेशन क्या होगी सर यहाँ पे, ठीक है, कि ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन होगी क्या। तो मेनली इस ग्लाइकोलाइसिस में होगा क्या, पहली बात तो ये समझो। तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज है, ग्लूकोज टूटेगा पायरुविक अम्ल में, इसमें टूटेगा यहाँ पे पायरुविक अम्ल में टूटेगा, तो बीच में कुछ आपके एटीपी के रूप में ऊर्जा बनेगी और इसके अलावा कुछ यहाँ पे NADH के रूप में क्या बनेगी यहाँ पे ऊर्जा बनेगी। तो ग्लाइकोलाइसिस एक वह प्रक्रिया है जिसके अंदर ग्लूकोज का विघटन पायरुविक अम्ल में होता है और साथ में किसका निर्माण होता है ऊर्जा मुक्त होती है, तो वो पद क्या कहलाता है आपका ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। नॉर्मल परिभाषा बन गई, देखो मैं यहाँ पे परिभाषा आपको लिखकर भी बता देता हूँ यहाँ पे कि ग्लूकोज के एक अणु से, ग्लूकोज के एक अणु का, ग्लूकोज के एक अणु का क्रमबद्ध जैव रासायनिक अभिक्रियाओं, क्रमबद्ध जैव रासायनिक अभिक्रियाओं, क्रमबद्ध जैव रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल में विघटित होकर ऊर्जा मुक्त करना, तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस कहलाएगा। क्लियर है बात, यहाँ पे परिभाषा समझ में आ गई होगी आपको ग्लाइकोलाइसिस की, ठीक है। पागल जीएफ वाली ट्रिक्स बताना, ट्रिक्स देखो वहां से आप देख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे आपको ट्रिक्स की याद रखने की जरूरत ही नहीं होगी, मतलब ट्रिक्स को आप छोड़ दोगे और जो मैं समझाऊंगा अभी ग्लाइकोलाइसिस को स्टेप बाय स्टेप, तो सारा एकदम कंप्लीट याद हो जाएगा आपको। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर वो ट्रिक्स याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ग्लूकोज के एक अणु का क्रमबद्ध जैव रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल में विघटित होकर ऊर्जा मुक्त करना, वो क्या कहलाता है यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। अब ग्लाइकोलाइसिस के अंदर मुख्य रूप से 3 स्टेप चलेंगे। हमने ऐसे तो बात की थी ग्लाइकोलाइसिस पूरा कंप्लीट कितने चरणों में होगा, 10 चरणों, मतलब पूरा 10 चरणों में कंप्लीट होगा, लेकिन इसमें मुख्य रूप से आपके 3 स्टेप होंगे। उसमें मुख्य रूप से 3 स्टेप में कौन कौन सा होगा सर, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा यहाँ पे ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण, ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण, एक मिनट इसमें कुछ नाम गड़बड़ कर दिया, फॉस्फोरिलीकरण, ठीक है, ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण, ये आपके फर्स्ट नंबर स्टेप हो गए यहाँ पे। फिर देखो सेकेंड नंबर जो स्टेप होगा इसमें, वो सेकेंड नंबर स्टेप हो जाएगा यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड का या फिर के अणुओं का विघटन, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के अणुओं का विघटन, ये चलेगा आपका सेकेंड नंबर स्टेप। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर स्टेप के अंदर क्या होगा सर, तो थर्ड नंबर स्टेप के अंदर हो जाएगा यहाँ पे पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण, पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण, पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण, ये हमारे सामने मुख्य रूप से इसके अंदर 3 स्टेप हो जाएंगे। ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के अणुओं का विघटन, और नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे ध्यान रखना आपके कि पायरुविक अम्ल के अणुओं का 2 अणुओं का निर्माण, मतलब पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनेंगे यहाँ पे, टोटल आपके 2 अणु बनेंगे। क्लियर है बात यहाँ पे। और सर इन क्रियाओं में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये प्रक्रिया आपके वायवीय और अवायवीय दोनों के अंदर ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया चलती है। समझ में आ गई होगी बात यहाँ तक। तो
अब हम बात करते हैं यहाँ पे इस ग्लाइकोलाइसिस को स्टार्ट करते हैं बेटा, कि ग्लाइकोलाइसिस है तो इसको स्टार्ट कैसे करना है सर, बनाना कैसे है। तो मैं एकदम पूरा एकदम प्रॉपर बताऊंगा आपको किस प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस बनाना है, एक एक पॉइंट बताऊंगा। तो इन पॉइंटों को आप प्लीज़ एक बार समझते जाना मेरे साथ में, जो भी मैं पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहले हमें पता है यहाँ पे कि जो ग्लूकोज है, सबसे पहले आपका जो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज के अंदर कार्बन कितने होते हैं, यहाँ पे टोटल 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज के अंदर टोटल कार्बन कितने होते हैं, 6। मतलब ग्लूकोज का सबसे पहले एक अणु, ग्लूकोज के कितने अणु, सबसे पहले एक अणु, ये ग्लूकोज का एक अणु यहाँ पे कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा। इसके अंदर कन्वर्ट होगा यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना कैसे, इसको समझो। सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये आपके यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है H, इधर OH कर दो ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका HOH, इधर OH H, और इधर क्या हो जाएगा आपका CH2OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H। मतलब टोटल एक कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, और एक यहाँ पे, अच्छा मैंने पहले यहाँ पे OH लगा दिया, 1 मिनट। टोटल आपके इसके अंदर 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन हमें यहाँ पे बनाने हैं। ये आपका OH हो जाएगा, यहाँ पे H, और यहाँ पे CH2OH हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखना, ये आपका फर्स्ट नंबर कार्बन, ये सेकंड नंबर कार्बन, ये थर्ड नंबर कार्बन, ये फोर्थ नंबर कार्बन, ये 5, और ये आपका 6 नंबर कार्बन। देखो यहाँ पे ग्लूकोज से क्या बना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब 6 नंबर कार्बन के ऊपर यहाँ पे OH बाहर चला गया, और यहाँ पे जुड़ा क्या, फॉस्फेट्स में जुड़ गया। यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ा है, फॉस्फेट्स में। अब आप थोड़ा यहाँ पे अनुमान लगाना कि फॉस्फेट्स में जुड़ा है, तो ये फॉस्फेट्स में आया कहाँ से, फॉस्फेट्स में आएगा कहाँ से। तो ध्यान रखना कि फॉस्फेट्स में जो आएगा उसके लिए हमें यहाँ पे ATP खर्च करनी पड़ेगी। ATP का मतलब क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब फॉस्फेट्स में इसके अंदर कितने, 3, तो एक फॉस्फेट्स में किसके अंदर चला गया, इस ग्लूकोज के अंदर, जिसके कारण क्या बन गया यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मतलब ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन के ऊपर क्या जुड़ गया, फॉस्फेट्स में। तो यहाँ पे एक फॉस्फेट्स में इसके अंदर चला गया, पीछे फॉस्फेट कितने बचे सर, इसमें फॉस्फेट तो 2 बचे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पे ADP के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो कोई भी प्रक्रिया आरंभ करने से पहले किसी भी पदार्थ को तोड़ना है तो हमें एनर्जी तो लगानी पड़ेगी। चाहे आपके पास ये पेन क्यों ना, अगर इसको 2 पदार्थों के अंदर तोड़ना है तो भी हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करो तो एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ATP के रूप में ऊर्जा को खर्च करना पड़ता है, और जब भी ATP ADP में कन्वर्ट होगा तो एक जो फॉस्फेट में अलग हुआ वो इस ग्लूकोज के साथ में जुड़कर क्या बना लेगा, यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अगर बातें साथ साथ में समझ में आती चली जाए आपको तो कमेंट्स करके बता देना, मुझे भी लगे हाँ चीज़ें आपको समझ में आ रही है। ये हुआ यहाँ पे फर्स्ट नंबर स्टेप। जब भी आप कहीं पर भी ATP बनाओ तो वहाँ पे मैग्नीशियम लगाना बहुत ज़रूरी है। मैग्नीशियम आयन, मतलब ATP खर्च हो तो मैग्नीशियम आयन लगाना बहुत ज़रूरी है। एक और फैक्ट मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ पे किसी और को मत बताना, है ना, कि कहीं पर भी आपके ATP, अच्छा ये पेन तो मिस्टेक करा, यहाँ पे दूसरा पेन ले लेते कोई, चलो ये, कहीं पर भी ध्यान रखना अगर ATP खर्च होती है, अगर ATP खर्च या फिर ATP आपकी बनती है, कहीं पर भी अगर ATP खर्च होती है या फिर ATP बनती है तो उस एंजाइम के नाम के पीछे काइनेज लगाते हैं। उस नाम के पीछे क्या कर लगाते हैं हम, यहाँ पे काइनेज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, काइनेज। तो सबसे पहले इसमें देखो यहाँ पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। ग्लूकोज कितने कार्बन की शर्करा है सर, 6 कार्बन की शर्करा है। तो 6 कार्बन की शर्करा है, तो 6 कार्बन की शर्करा को हम क्या कहेंगे यहाँ पे सर, हेक्सोज कहेंगे। 6 कार्बन की शर्करा को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, हेक्सोज। तो यहाँ पे ये लोग 6 कार्बन की शर्करा के लिए नाम क्या गया यहाँ पे, हेक्सो। और मैंने क्या बताया यहाँ पे कि ATP अगर खर्च होती है या फिर ATP बनती है तो उस समय एंजाइम के नाम के पीछे क्या जोड़ा जाता है, काइनेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, नाम आपके हेक्सोकाइनेज नाम का एंजाइम काम में आएगा। ये हुआ आपका फर्स्ट नंबर स्टेप, एकदम सिंपली पूरा कंप्लीट। समझ में आ गया फर्स्ट नंबर स्टेप? तो एक बार कमेंट्स करके बता दो भाई, मुझे भी लगे कि चीज़ें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अगर ये फर्स्ट नंबर स्टेप आपको समझ में आ गया तो एक बार कमेंट्स कर दो। फिर हम चल रहे हैं यहाँ पे सेकंड नंबर स्टेप की तरफ। अब देखो सेकंड नंबर स्टेप के अंदर क्या होगा, फिर हम चलते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर स्टेप। अब क्या होगा कि ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है, कौन बना है यहाँ पे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, सारी चीज़ें आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ पे ध्यान रखना। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ध्यान रखना,
ग्लूकोज और फ्रक्टोज, कौन कौन से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये दोनों एक समान है, मतलब इनकी संरचना में डिफरेंस है, दोनों का फॉर्मूला एक समान है, C6H12 है, O6, दोनों का फॉर्मूला समान है, ध्यान रखना। फिर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला समान है और इनकी संरचना में क्या होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इस कारण ग्लूकोज यहाँ पे क्या बना लेगा, आपके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना लेगा, क्या बना लेगा, आपके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना लेगा। बाकी वालों को शायद समझ में नहीं आ रहा है, एक ही को समझ में आ रहा है यहाँ पे जिक को, है ना। बाकी वालों ने किसी ने कमेंट्स भी नहीं किया भाई चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ग्लूकोज क्या करेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना लेगा, संरचना दोनों की अलग अलग है, फॉर्मूले दोनों के समान है, यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी बात। अब देखो नेक्स्ट, जब ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनेगा मतलब संरचना में क्या हुआ यहाँ पे डिफरेंस, तो इसके अंदर क्या जुड़ा होता है, यहाँ पे फॉस्फेट्स में जुड़ा हुआ था। तो अब देखो यहाँ पे जो एंजाइम बनेगा वो आपकी बहुत गजब का एंजाइम बनेगा, बहुत गजब का एंजाइम बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे इसके साथ में क्या जुड़ा था, फॉस्फेट्स में, तो फॉस्फो जुड़ेगा, पहले क्या जुड़ेगा यहाँ पे, एंजाइम का नाम फॉस्फो। अब कितने कार्बन की शर्करा यहाँ पे, 6 कार्बन की, उसके लिए क्या जोड़ोगे आप, हेक्सो, फॉस्फो हेक्सो। अब किसी में अगर संरचना में डिफरेंस होता है, एक संरचना दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, मतलब संरचना के अंदर आपने केमिस्ट्री के अंदर प्रकावैशिक समावेशिता के बारे में पढ़ा होगा, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमर। तो यहाँ पे फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम क्या हो जाएगा, काम में आ जाएगा। कौन सा एंजाइम, फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज, ठीक है, आइसोमेरेज एंजाइम क्या होगा, यहाँ पे काम में आ जाएगा। देखो फॉस्फो तो इसके अंदर जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट्स में इसके लिए, और हेक्सो का मतलब 6 कार्बन की शर्करा, और आइसोमर का मतलब एक संरचना दूसरे के अंदर कन्वर्ट हुई है, सिर्फ फॉर्मूला समान है। तो आपने नामकरण पद्धति पढ़ी होगी, एंजाइमों की नामकरण पद्धति, की एंजाइमों का नामकरण या तो क्रियाधार के आधार पे या फिर अभिक्रिया के आधार पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा नाम जुड़ जाएगा आपका, फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम जुड़ जाएगा। कंप्लीट है बात, यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से अब हम क्या बनाएंगे, यहाँ तक इनके अंदर टोटल कार्बन की जो संख्या है वो कार्बन की संख्या 6 चल रही है, यहाँ पर भी कार्बन की संख्या आपकी 6 चल रही है, ये ध्यान में रखना साथ में, ठीक है। अब देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा आपके फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कन्वर्ट, डाइफॉस्फेट। अच्छा सर डाइफॉस्फेट, देखो बातें समझ में आ रही है। नामकरण, डाई का मतलब क्या होता है, 2, डाई का मतलब क्या होता है, 2, मतलब फ्रक्टोज के अंदर एक तो 1 नंबर कार्बन के ऊपर, एक आपके 6 नंबर कार्बन के ऊपर, ठीक है, एक तो 1 नंबर कार्बन के ऊपर, एक आपके 6 नंबर कार्बन के ऊपर क्या जुड़े हुए, 2 फॉस्फेट्स में जुड़े हुए, एक तो 1 नंबर कार्बन के ऊपर, एक आपके 6 नंबर कार्बन के ऊपर, इसलिए यहाँ पे नाम क्या जुड़ा है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। पहले 6 फॉस्फेट था, अब क्या हो गया यहाँ पे डाइफॉस्फेट। मतलब इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि एटीपी खर्च हुई है सर, बिल्कुल क्या खर्च हुई है यहाँ पे, एटीपी। अब एटीपी खर्च हुई है, मतलब एटीपी कैसे खर्च हुई, कैसे पता चला आपको कि सर इसके अंदर यहाँ पे एक फॉस्फेट में बढ़ रहा है, तो एक फॉस्फेट में बढ़ रहा है, तो ये एक फॉस्फेट में आया कहाँ से, तो हमें यहाँ पे एटीपी खर्च करनी पड़ी, एटीपी खर्च करनी पड़ी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एडीपी। और कहीं पर भी एटीपी खर्च होती है तो वहाँ पे एक तो मैग्नीशियम आयन काम आएगा। कौन सा आयन काम आएगा, मैग्नीशियम आयन, बिल्कुल सही बात। तो सर एंजाइम के नाम के पीछे क्या, यहाँ पर भी काइनेज जुड़ेगा, मैं बोलूँगा बिल्कुल एंजाइम के नाम के पीछे यहाँ पर भी क्या जुड़ेगा, आपकी काइनेज। तो बस देखो यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या बन जाएगा, यहाँ पे फॉस्फोहेक्सोकाइनेज, क्या बन जाएगा यहाँ पे, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज कर दो आप यहाँ पे, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये बन गया आपका एंजाइम का नाम। आगे बात क्लियर, यहाँ तक तो समझ में। देखो फर्स्ट नंबर स्टेप ये हो गया, सेकेंड नंबर स्टेप ये हो गया हमारे सामने, ये आपके थर्ड नंबर स्टेप। 3 स्टेप देखो यहाँ पे आपने कंप्लीट कर लिए एकदम आसान तरीके से, कोई रटने वाली बात नहीं है यहाँ तक तो आपको। देखो अभी तक 3 स्टेप के अंदर हमने यहाँ पे टोटल कितने एटीपी खर्च किए, 2 एटीपी खर्च किए, कितने एटीपी खर्च किए, 2 एटीपी खर्च किए, ठीक है। देखो चैप्टर को समझना है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं चैप्टर आपको ये स्लो करवा रहा हूँ एकदम की चीज़ें समझ में आ जाए आपको। अब फ्रक्टोज जो 1,6 डाइफॉस्फेट है, इसके अंदर भी टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 6 कार्बन है। अब ये क्या करेगा भाई, 3 कार्बन की 2 अलग अलग यौगिक बना लेगा। कितने कितने कार्बन के, 2 कार्बन, सॉरी
तीन तीन कार्बन की टोटल कितने यौगिक बनाएगा? 2। क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल बनाएगा यहाँ पे, बिल्कुल। तो ये क्या करेगा आपकी इस प्रकार से क्या करेगा भाई, तीन तीन कार्बन के 2 अलग अलग यौगिक बनाएगा। इधर भी 3 कार्बन के 2 यौगिक बनाएगा, इधर भी 3 कार्बन के 2 यौगिक बनाएगा। मतलब टोटल है तो 6 कार्बन, लेकिन ये 3 कार्बन के 2 यौगिकों के अंदर क्या होगा, यहाँ पे टूट जाएगा। और तोड़ने का जो कार्य होता है ना, वो कौन सा एंजाइम करता है आपको पता है? वो तोड़ने का कार्य करता है एल्डोलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम करता है? एल्डोलेज एंजाइम। ये एल्डोलेज एंजाइम एक प्रकार का लाइजेज श्रेणी का एंजाइम है। कौन सी श्रेणी का एंजाइम है ये आपके ध्यान रखना। एल्डोलेज एक प्रकार का लाइजेज श्रेणी का एंजाइम है। 1 मिनट रुकना है ना, अभी स्टार्ट करते हैं भाई इसको वापस। तो यहाँ पे लाइजेज और लाइजेज श्रेणी के एंजाइम क्या करते हैं, हमेशा तोड़ने का कार्य करते हैं। तो एल्डोलेज एंजाइम क्या करेगा, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को 2 अलग अलग 3 कार्बन की शर्कराओं के अंदर तोड़ देगा। बिल्कुल तोड़ेगा। तो तोड़ेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा सर, तो बनेगा क्या, उसकी भी तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक जो 3 कार्बन की शर्करा बनेगी उसमें जुड़ेगा यहाँ पे। ध्यान रखना कभी भी आपके 6 कार्बन की 2 अलग अलग शर्करा के अंदर 3 कार्बन की 2 शर्करा के अंदर टूटता है तो या तो वो एल्डिहाइड बना सकता है या फिर वो कीटोन बना सकता है। तो एल्डिहाइड बनाएगा तो एल्डिहाइड का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक कीटोन बनाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये आपके 3 कार्बन की 2 शर्कराओं के अंदर कन्वर्ट हो गया है। 1,6 मतलब क्या बोल रहे हो आप यहाँ पे जीकू, में समझा नहीं। 1,6 है सर, ये 6 के आगे का एक कहाँ जाएगा, मतलब आप क्या बोल रहे हो। तो यहाँ पे देखो टोटल आपकी 3 कार्बन की 2 शर्कराओं के अंदर टूट गए यहाँ तक। तो अब 3 कार्बन की 2 शर्कराओं के अंदर टूटा तो ये दोनों भी आपस में क्या हो सकते हैं, यहाँ पे ये संरचना दोनों की क्या अलग अलग, फॉर्मूला दोनों का समान है। तो ये संरचना में क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। तो कन्वर्ट करने का कार्य यहाँ पर भी आइसोमरेज एंजाइम करता था, यहाँ पर भी एंजाइम कौन सा काम आएगा, आपके आइसोमरेज एंजाइम काम आएगा। कौन सा एंजाइम काम आएगा, आइसोमरेज एंजाइम काम में आएगा। अगर यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई है तो एक बार कमेंट्स कर दो, फिर हम चल रहे हैं यहाँ से आगे। देखो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई है तो एक बार कमेंट्स कर दो। टोटल देखो 4 स्टेप हो गए हमारे सामने, 4 स्टेप तक चीज़ें समझ में आ गई तो एक बार कमेंट्स कर दो, फिर हम चल रहे हैं यहाँ से आगे। ये आपकी 3 कार्बन की 2 शर्करा बन गई। यहाँ तक कमेंट्स नहीं करोगे तब तक आगे नहीं चलने वाले। कमेंट्स कर दो एक बार। मतलब कल कर रहे हैं ना। 1,6 डाइफॉस्फेट में 6 के आगे का एक कहाँ जाएगा, 1,6 डाइफॉस्फेट में 6 के आगे का एक कहाँ जाएगा, एक इसकी बात कर रहे हो। अरे ये तो कहाँ पे जाएगा, ये आपके 2 अलग अलग क्या हो गई, यहाँ पे समूह के अंदर टूट गया, 3 कार्बन की शर्करा के अंदर टूट गया, ठीक है। 3 कार्बन की शर्करा के अंदर टूट गया। यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड देखो, यहाँ पे एक तो फॉस्फेट समूह इधर आ गया और एक फॉस्फेट समूह इधर आ गया, दोनों तरफ एक एक फॉस्फेट समूह चला गया। यहाँ पे क्लियर है बात यहाँ तक। तो अब देखो चल रही है यहाँ से नेक्स्ट। अब ये एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, यहाँ पे इंटरचेंज हो सकते हैं। मतलब जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो क्या बना सकता है, आपके 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड बना सकता है। तो 3 कार्बन की ये शर्करा भी आपके इसके अंदर कन्वर्ट हो गई। तो इसके टोटल कितने अणु बन जाएंगे, यहाँ पे 2 अणु। तो 2 अणु बनेंगे, मतलब टोटल इसके अंदर कार्बन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 6 कार्बन हो जाएंगे। टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे, 6 कार्बन। बिल्कुल सर 6 कार्बन हो गई यहाँ तक। अब देखो 6 कार्बन हो गए है ना, इसके अंदर कितने कार्बन हो गए, टोटल 6। अब ये क्या करेगा, आगे चलकर यहाँ पे बनाएगा आपके 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपकी 1,3
डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, ग्लिसरेल्डिहाइड 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। मैंने आपको बताया था यहाँ पे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट किसके अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। मतलब फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड पहले से बना हुआ है और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और कन्वर्ट हो गया फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के अंदर। तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि टोटल इसके कितने अणु बन जाएंगे, 2 अणु बन जाएंगे। तो फॉस्फेट्सों में भी यहाँ पे कितने टोटल 2 है ना, ये फॉस्फेट्सों में फॉस्फो। तो यहाँ पे 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, बाकी वाला अणु तो ऊपर वाला सेम ही है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड बन गया। अब जब 1,3 करना है ना, मैंने 1,2 कर दिया, तो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड बन गया। अब 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड है, ये कन्वर्ट होगा यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के अंदर। मतलब एल्डिहाइड कभी भी अम्ल के अंदर कन्वर्ट होगा तो वहां पे कौन सी प्रोसेस चलेगी, ऑक्सीकरण की प्रोसेस चलेगी। कौन सी प्रोसेस चलेगी आपकी, ऑक्सीकरण। आपको देखो C3 साइकिल याद होगा, कौन सा C3 साइकिल, ठीक है। C3 साइकिल के अंदर आपने क्या देखा था कि जो PGA फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल ये आपके एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा था। किस में कन्वर्ट हो रहा था, वहां पे एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा था। तो हम उसे क्या बोल रहे थे वहां पे, सर हम बोल रहे थे उसका अपचयन बोल रहे थे। वहां पे क्या बोल रहे थे, यहाँ पे अपचयन बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीकरण। मतलब ये जो स्टेप है ये आपके C3 साइकिल का यहाँ पे उल्टा स्टेप है। C3 चक्र का ये यहाँ पे उल्टा स्टेप है। तो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड ये कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पे 1,3 डाई PGA के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 1,3 डाई PGA के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो 1,3 डाई PGA के अंदर कन्वर्ट हुआ। देखो सबसे पहले इसके अंदर 3 कार्बन थे। अब इसके ध्यान रखना है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के अंदर होंगे 3 कार्बन, लेकिन 3 कार्बन के टोटल कितने अणु बनेंगे, यहाँ पे 2 अणु बनेंगे। टोटल कितने अणु बनेंगे, यहाँ पे 2 अणु बनेंगे। तो यहाँ पे 1,3 डाई PGA के भी कितने अणु बनेंगे, टोटल आपके 2 अणु बनेंगे। कितने अणु बनेंगे, यहाँ पे 2 अणु। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट बात यहाँ पे कि जब भी आपके 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे एनर्जी का सोर्स होगा। और एनर्जी कैसे बनेगी यहाँ पे, तो एनर्जी ध्यान में रखना कि जो NAD है ये NAD कन्वर्ट हो जाएगा आपके NADH2। इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, NADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब 2 अणु क्या हो रहे हैं आपके 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के 2 अणु आपके 1,3 डाई PGA के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे 2 NAD लगाने पड़ेंगे हमें भी, क्योंकि एक होगा तो 1 NAD और 2 अणु है तो आपके 2 NAD हो गया। अब देखो नेक्स्ट बात, यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़ रहे हैं। मतलब फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में से जब अम्ल बना मतलब अपचयन हुआ। अपचयन हुआ मतलब हाइड्रोजन क्या हुआ आपकी, पहली बात तो ध्यान, ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण का मतलब हाइड्रोजन क्या निकलेंगे बाहर। ऑक्सीकरण किसको कहते हैं कि हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। आपको पता होगा हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे, डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम काम में आ जाएगा, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आ जाएगा। ये लो, ये स्टेप हो गया आपका यहाँ पे 5 नंबर स्टेप, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। क्लियर है। अब बाकी वाला स्टेप नॉर्मल है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप के अंदर चल रहे हैं यहाँ पे 1,3 डाई PGA है, ये कन्वर्ट होगा यहाँ पे 3 PGA के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे 3 PGA के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और 3 PGA के भी कितने अणु बनेंगे, यहाँ पे 2 अणु बनेंगे। तो सर ये एक फॉस्फेट हो गया, यहाँ से फ्री हो गया ना। देखो ये फटाफट ATP बनाओ, बिल्कुल ATP बनाएंगे। तो ADP के साथ में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ा और यहाँ पे क्या बना लिया इसने, ATP बना लिया। तो सर यहाँ पे 2 अणु कन्वर्ट हो रहे तो 2 ADP जोड़ने पड़ेंगे, बिल्कुल 2 ADP जोड़ने पड़ेंगे। मतलब 2 ATP का क्या हो जाएगा, यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। कभी भी ATP खर्च करनी पड़े, मैंने आपको बताया था, या फिर ATP लगानी पड़े तो एंजाइम के नाम के पीछे क्या जुड़ेगा, काइनेज जुड़ेगा। बिल्कुल सर काइनेज जोड़ो आप तो फटाफट। तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, आपके एंजाइम का नाम क्या बनाएगा, डाइफॉस्फो। एंजाइम का नाम देखो डाइफॉस्फोग्लिसरोकाइनेज, डाइफॉस्फोग्लिसरोकाइनेज, ग्लिसरोकाइनेज। जहाँ पर भी ATP खर्च हो, चाहे ATP बढ़ानी पड़े आपको, उस एंजाइम के नाम के पीछे क्या जोड़ दो आप, काइनेज। क्लियर है बात यहाँ पे। तो 3 PGA हो गया, मतलब 3 PGA के 2 अणु बन गए। अब देखो नॉर्मल है, एकदम सरल है, इजी आगे तो। और इस 3 PGA मतलब 3 नंबर कार्बन के ऊपर फॉस्फेट्स में जुड़ा हुआ है। क्या बात कर रहे हो सर, इतना पता है, बिल्कुल पता है, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री तो आती है हमें भी। तो यहाँ पे 3 PGA, तो 3 PGA के अंदर फॉस्फेट्स में अब की बार 2 नंबर कार्बन के ऊपर आ जाएगा। कौन से कार्बन के ऊपर, 2 नंबर कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पर भी आपके 2 अणु बनेंगे। कितने अणु बनेंगे आपके, टोटल 2 अणु बनेंगे। तो इस समय जो एंजाइम काम में आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। अब तो सरल है, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज
ग्लिसरोम्यूटेज, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम काम में आएगा। कौन सा आएगा? फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। आनंद कुमार सर आप सारे चैप्टर दोबारा पढ़ा दीजिए। अरे यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस पड़े हैं। तो फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, ठीक है, ये एंजाइम काम आएगा। बस इसमें क्या हुआ कि जो फॉस्फेट्स हुए था उसकी सिर्फ स्थिति के अंदर क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। अब देखो नेक्स्ट बात, अब आपके सामने जो 2PGA है, ये 2PGA कन्वर्ट होगा आपके पेप के अंदर कन्वर्ट होगा। किसके अंदर कन्वर्ट होगा? यहाँ पे पेप। पेप का मतलब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, पेप का मतलब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। याद करो C4 साइकिल, C4 साइकिल के अंदर पर्णमध्युतक कोशिकाओं के अंदर, ठीक है, सॉरी आपके सबसे पहले पूल आंचल कोशिकाओं के अंदर पेप बन रहा था, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। उसके साथ में एक CO2 जुड़कर क्या बना रहा था? आपकी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना रहा था C4 साइकिल के अंदर। पता होगा ये तो बात। तो यहाँ पे 2PGA से जब पेप बना तो पेप के बाद में यहाँ पे ध्यान में रखना कि 2 जल का अणु बाहर निकालना है। क्या करना है? यहाँ पे 2 जल के अणु आपको बाहर निकालने, और यहाँ पे जो एंजाइम काम में आएगा वो एंजाइम काम आ जाएगा आपका इनोलेज। कौन सा एंजाइम काम आ जाएगा? इनोलेज। यहाँ पर भी इसके अणु कितने बन गए? टोटल आपके 2 अणु। देखते हैं, कोशिश करते हैं भाई आनंद कुमार, ठीक है। पेप, अब देखो पेप के बाद में नेक्स्ट क्या होगा? पेप कन्वर्ट हो जाएगा आपके पायरुविक एसिड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? पायरुविक एसिड। तो मतलब यहाँ से फॉस्फेट्स में एक और आपके फ्री हो गए। पायरुविक एसिड के भी आपके 2 अणु बनेंगे। कितने अणु बनेंगे? यहाँ पे 2 अणु। तो यहाँ पर ATP आपको फिर यहाँ पे क्या करनी पड़ी? ATP बढ़ानी पड़ी। तो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो यहाँ पे क्या बन गया? आपकी ATP। तो कितने अणु यहाँ पे? 2 अणु कन्वर्ट हो रहे हैं, तो 2 ही आपके ATP बनानी पड़ेगी। और यहाँ पे एंजाइम क्या जुड़ेगा? पायरुविक काइनेज। एंजाइम क्या जुड़ जाएगी यहाँ पे? पायरुविक काइनेज, ठीक है। एंजाइम कौन सा जुड़ गया यहाँ पे? पायरुविक काइनेज। ये होते हैं भाई यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का चक्र पूरा। एक बार थोड़ा बहुत जितना भी समझ में आया तो एक बार कमेंट्स कर दो। जितना भी आपको अगर ये लगा है कि हाँ भी समझे हैं पहले से कुछ बेटर, तो एक बार कमेंट्स कर दो। अब देखो इसके अंदर टोटल आपके कितने ATP खर्च होते हैं। पहली बात तो हम ये करते हैं, तो टोटल ATP खर्च होते हैं, एक तो आपके 1 नंबर स्टेप में, एक आपके 2nd नंबर स्टेप। मतलब हमें यहाँ पे 2 ATP तो क्या करने पड़ते हैं? आपके खर्च करने पड़ते हैं। 2 ATP खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा ATP कितने बन रहे हैं हमारे पास में? तो ATP कितने बन रहे? एक तो यहाँ पे 2 ATP बन रहे थे, ये आपके 2 ATP, और एक 2 ATP यहाँ पे बन रहे थे। मतलब टोटल आपकी 4 ATP बन रहे थे। 4 ATP का निर्माण हो रहा था, फॉर्मेशन हो रहा था। इसके अलावा एक यहाँ पे क्या बन रहा था? 2NADH2 बन रहा था। क्या बन रहा था? एक यहाँ पे 2NADH2 बन रहा था, ठीक है। तो ये हमारे सामने इतना बन रहा था। तो 2 ATP खर्च हो गए और हमारे पास में 4 ATP बन रहे थे। मतलब हमें इसमें से शुद्ध लाभ कितना हुआ? टोटल आपके 2 ATP का ही तो शुद्ध लाभ हुआ। 2 ATP का शुद्ध लाभ हुआ। कितने ATP का शुद्ध लाभ हुआ? 2 ATP का हमारे पास यहाँ पे शुद्ध लाभ हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास कितने ATP का शुद्ध लाभ हुआ? आपके 2 ATP का शुद्ध लाभ हो गया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात, यहाँ पे 2 ATP शुद्ध लाभ हुआ। इसके अलावा जो 2NADH2 बन रहे हैं, जो 2NADH2 बनता है, एक NADH2 आपके 3 ATP के बराबर। ध्यान में रखना, एक NADH2 होगा, ये आपके 3 ATP के बराबर। ये 3 ATP के बराबर है कैसे? वो हम ETS के अंदर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 2NADH2 प्राप्त हो रही है, तो आपकी 6 ATP के बराबर हो जाएगा। कितने ATP के बराबर हो जाएगा? आपके 6 ATP के बराबर। तो 6 ATP ये और 2 ATP ये, तो टोटल हमारे पास कितने ATP का निर्माण हो जाएगा? यहाँ पे 8 ATP का निर्माण हो जाएगा। कितने ATP का निर्माण हो जाएगा? 8 ATP का निर्माण हो जाएगा। तो शुद्ध ATP कितने प्राप्त होते हैं? 2 ATP प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर टोटल ATP खर्च कितने होते हैं? 2 ATP इसके अंदर क्या हो जाते हैं? यहाँ पे खर्च हो जाते हैं। और हमारे पास शुद्ध ATP कितने बन गए? यहाँ पे 2 ATP बन गए। NADH2 कितने? 2। तो 2 NADH2 के द्वारा टोटल 6 ATP बनेगा। और वो हम पढ़ेंगे कि 6 ATP कैसे बनते हैं। एक NADH2 के द्वारा 3 ATP कैसे बनते हैं, वो हम पढ़ेंगे ETS के अंदर। किसके अंदर पढ़ेंगे? ETS के अंदर पढ़ेंगे, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसमें जो 4 ATP फॉर्मेशन हो रहे हैं, इस 4 ATP को हम कहते हैं यहाँ पे SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। सर एकदम मस्त समझ में आ गया, सुनील गहरो, ठीक है। तो ये नॉर्मली आपके ग्लाइकोलाइसिस था। एक बार यहाँ पे इस वीडियो को आज जैसे अपलोड हो अभी, या फिर कल सुबह एक बार आप वापस देख लेना। मैं कह रहा हूँ कल सुबह आप एक बार वापस देख लेना। कल शाम को जब हमारी क्लास होगी तो मैं ग्लाइकोलाइसिस एक बार वापस आपको कम्प्लीटली बता दूंगा कैसे हुआ,
क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है यहाँ पे, ठीक है। कैसे वो स्टेप आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं हुई, बस आपको माइंड में रिएक्शन चलानी है। देखो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट होता है ना, उनका थोड़ा केमिस्ट्री में माइंड ज़्यादा चलता है, लेकिन फिजिक्स में कम चलता है। और मैथ वालों का केमिस्ट्री में नहीं चलता, फिजिक्स में ज़्यादा चलता है, वो कंडीशन। तो एक बार आप इस वीडियो को वापस देख लेना कल सुबह, सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस वाला स्टेप, बाकी वाला का मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने आपके ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस स्टेप को एक बार वापस देख लेना, कल जब हमारी वापस 7 बजे क्लास होगी तो मैं वापस बता दूंगा। इसके अलावा जो 8:30 बजे वाली जो क्लास है वो कल होगी भाई, आज नहीं होगी, ठीक है। 8:30 बजे वाली जो आपकी शेखावाटी मिशन की हम PDF कर रहे थे कंप्लीट, वो आपकी आज नहीं होगी, वो हम कल से वापस स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं वापस कल शाम को 7 बजे।